चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब कैपिटल मार्केट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो अब इसे डिफाइन करते हैं, अब इसे अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। अब देखिए, कैपिटल मार्केट एक प्लेटफॉर्म है। क्या है? प्लेटफॉर्म। अब इस प्लेटफॉर्म पर सिक्योरिटी ट्रेड की जाती है। अब सबसे पहले सिक्योरिटी को डिटेल में समझते हैं। देखिए, सिक्योरिटी को ना फाइनेंशियल एक्ट 2013 में ना डिफाइन किया गया, सिक्योरिटी एक्ट में। इसे बोला गया है कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप बाय सेल करते हो सिक्योरिटी है। जैसे एग्जांपल के लिए म्यूचुअल फंड, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सारी सिक्योरिटी का पार्ट है जो यहाँ पर ट्रेड की जाती हैं। अब सवाल ये है, ट्रेड करने वाले लोग कौन हैं? तो आप इंडिविजुअल हैं, आप इंडिविजुअल हैं, आप इंडिविजुअल हैं, आप इंडिविजुअल हैं, आप ट्रेड करेंगे। पर अगर आपका मन कर रहा है कि आप एक कंपनी फॉर्म करें और तब यहाँ पर ट्रेड करें, तो क्या नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो ये जो मार्केट है ना, प्लेटफॉर्म, ये सभी के लिए है, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। अब इंडिविजुअल भी यहाँ पर ट्रेड कर सकता है और कंपनीज भी कर सकते हैं। अब ये कंपनी दो तरह की हो सकती हैं, एक तो कॉर्पोरेट्स और एक सरकारी, तो दोनों यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो कैपिटल मार्केट क्या हुआ? वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर सिक्योरिटी में कारोबार किया जाता है और कारोबार वाले जो करने वाले लोग हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेट्स भी हो सकते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? इसको हम क्लासिफाइड करें तो दो तरह से कर सकते हैं। अब ये दो मार्केट का कॉम्बिनेशन है, पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। अब आप सभी लोगों ने ना आईपीओ के बारे में सुना होगा, सबने सुना है पक्का? क्या होता है बताओ? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी आईपीओ कब लाती है बताओ? जब उसको पैसों की जरूरत होती है एक्सपेंशन के लिए। बस यहीं से कहानी शुरू होती है। तो बेसिकली आईपीओ क्या है? आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी एक अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी वो है जो अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है। तो एक अनलिस्टेड कंपनी जब अपने आप को लिस्ट कराने के पर्पज से मार्केट में आती है और अपनी शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट कर देती है पब्लिक में, तो इसे कहते हैं आईपीओ, ठीक है। अब ये जो कंपनी है जो अपनी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट कर रही है पब्लिक में, इसे क्या जरूरत पड़ी अपनी शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करने की? तो वजह थी पैसा। इस कंपनी को चाहिए था बहुत बड़ा कॉर्पस फंड जिससे अपने काम को ये एक्सपैंड कर पाए, इसीलिए ये आईपीओ लेके आई। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी कंपनी अपना आईपीओ ला सकती है? तो जवाब है नहीं। इसके लिए सर्टेन नॉर्म्स होते हैं जो सेबी सेट करती है, और अगर कोई भी कंपनी पूरी तरह से एलिजिबल है तभी वो अपना आईपीओ लेके आएगी। तो हम आईपीओ का प्रोसेस समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। पर एक चीज़ कि कंपनी अपना आईपीओ ही क्यों लाती है? पैसा तो उसे डेट से भी मिल सकता है। तो इसके दो जवाब हैं। पहली चीज़ ये कि जब आप डेट लेते हो तो डेट तो लाइबिलिटी होता है, आपको एनी हाउ प्रॉफिट करोगे लॉस करोगे आपको वो रिटर्न करना पड़ेगा जी, है ना? वो लाइबिलिटी है सर, वो देना पड़ेगा वापस। अब पैसा भी देना पड़ेगा सर, इंटरेस्ट और पैसा दोनों, क्योंकि आपने क्या लिया? लोन लिया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात में जहां पर आपके सर पे टेंशन है, ब्याज की भी और प्रिंसिपल की भी, तो आप अच्छा डिसीजन लेके बिजनेस कर पाएंगे, एक्सपेंड कर पाएंगे? नहीं। अब दूसरी सिचुएशन ये कि आप अपनी इक्विटी को डाइल्यूट कर देते हैं, आप पब्लिक में डाइल्यूट कर देते हैं और आप इनसे बोलते हैं देखो भाई, मेरा बिजनेस अगर आपको समझ में आता है तो मुझे पैसा दो, अगर मैं पैसा कमाऊंगा तो आप सबको भी पैसा दूंगा इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड और प्राइस अप्रिसिएशन। तो आप बोलते हैं यार तेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा है, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट का तरीका तो आईपीओ के थ्रू ही होगा, क्योंकि कंपनी अभी लिस्टेड नहीं है। तो आप इस कंपनी को क्या देते हो? अपना पैसा देते हो, और पैसे के साथ क्या देते हो? विश्वास। और कंपनी बदले में आपको क्या देती है? क्या देती है? अपने शेयर, ठीक है। अब जैसे ही कंपनी आपको शेयर दे देती है ना, आपको मालिकाना हक दे देती है उतने परसेंट का जितने परसेंट आपने शेयर खरीदा है। सपोज करो आपने शेयर खरीदा है, किसी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 100 करोड़ और आपने खरीदे हैं 10 शेयर, तो 100 करोड़ का 10 शेयर जितना भी फ्रैक्शन हुआ उसमें आप ऑनर माने जाएंगे। अब एक और बात, जब आप कंपनी के लिए ऑनर हैं तो आप कंपनी का नुकसान होने पर क्या आप अपना पैसा वापस मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। तो जब मैंने अपनी इक्विटी को डाइल्यूट किया तो मेरा रिस्क कम हो गया ना, लिमिटेड हो गया ना। इसीलिए एक कंपनी आईपीओ लाती है, क्योंकि उसका रिस्क लिमिटेड होता है। बिजनेस फेल होने पर आप पैसे की डिमांड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा तरीका होता है फंड रेज करने का और अपनी कंपनी को बड़ा बनाने का। तो मेरी बात समझ में आ रही है? सबको आ रही है? अब मैं आपको ना आईपीओ का प्रोसेस समझा रहा हूँ कि कोई भी कंपनी अगर एलिजिबल है तो कैसे कैसे अपना आईपीओ लाती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, कोई भी कंपनी जब आईपीओ लाती है ना तो उसको ये नहीं पता होता कि आईपीओ लाना कैसा है, ठीक है। तो वो ना एक मर्चेंट बैंकर को हायर करेगी। अब ये मर्चेंट बैंकर कौन है? उसके लिए मेंटोर।
जो उसको मेंटोरशिप दे रहा है और बता रहा है कि देखो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा आईपीओ लाने के लिए, और बदले में क्या ले रहा है, उसे फीस चार्ज कर रहा है। तो सबसे पहला कंपनी को मर्चेंट बैंकर हायर करना पड़ता है। अब ये जो मर्चेंट बैंकर है ना, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, मुझे लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ लिखने के लिए पॉइंट्स लिख रहा हूँ। अब ये मर्चेंट बैंकर को ना हम लीड मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है, मैंने आपको बताया, मेंटोरशिप देना, किसको, कंपनी को जो आईपीओ लाना चाहती है, ठीक है। अब बदले में ना ये जो मर्चेंट बैंकर है ना, ये फी चार्ज करता है, और ये फी पता है कितनी होती है, ये होती है 1% से लेकर 3% तक ऑफ टोटल आईपीओ साइज। सपोज करो आईपीओ है 1000 करोड़ का, तो ये कितना हुआ, 1% से 10 करोड़, और अगर हायर एंड पे 30, हायर एंड पे हम 3% लें तो 30 करोड़। तो ये मेंटोरशिप देने के पैसे हैं इतने। अब आप सोचोगे कि यार ये काम भी बढ़िया है, ये भी काम किया जा सकता है, पर ये काम करेगा कौन, इसके लिए आरबीआई से, सेबी से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, और नॉर्मली इसके लिए कंपनी फॉर्म करनी पड़ती है। इंडिविजुअल मर्चेंट बैंकर नॉर्मली तो मैंने नहीं देखा, होने के लिए कुछ भी होता है। अब कुछ एग्जांपल से मैं बताता हूँ ये मर्चेंट बैंकर कौन होते हैं। तो देखो नॉर्मली कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई का नाम सुना है आपने। अब ये तो बैंक है ना, अब देखो इनका ना अलग अलग डिविजन्स होते हैं, वर्टिकल्स होते हैं। एक म्यूचुअल फंड होगा, एक बैंकिंग होगा, एक इंश्योरेंस होगा, है ना, लोन बैंकिंग में आ गया ना, एक इंश्योरेंस होगा, और एक होगा मर्चेंट बैंकिंग। तो कोई भी ऐसा कॉर्पोरेट मर्चेंट बैंकर हो सकता है, ठीक है। तो मोतीलाल ओसवाल, कोटक, सिटी बैंक, आईसीआईसीआई, ये मर्चेंट बैंकर भी हैं। आ रही बात समझ में, एलिजिबिलिटी इसकी बता दी मैंने। अब मान लेते हैं ये मर्चेंट बैंकर है, इसने इसको मेंटोरशिप दी, बदले में ये फी ली। अब दूसरी चीज़ ये ना, दूसरा काम क्या करेगा ना, डीआरएचपी बनाएगा, ये डीआरएचपी प्रिपेयर करेगा, जो अभी आपने बोला था, ड्राफ्ट ऑफ रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। ये बेसिकली वो जन्म कुंडली है जिसमें कंपनी की ए से लेकर जेड तक सारी डिटेल मिलेगी आप, और ये डिटेल जन्म कुंडली की तरह सेबी क्या करता है, वेरीफाई करता है। अब इसमें कंपनी ने ये बताया कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के ऊपर कितना असेट है, कितनी लाइबिलिटी है, कंपनी जो आने वाला पैसा है उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करेगी, और ये सारी डिटेल जब इसमें है तो इसको वेरीफाई कौन कर रहा है, सेबी। अगर ये वेरीफाई हो गई तो सेबी क्या बोलेगी कि आप आईपीओ लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये फैक्ट्स गलत हुए तो सेबी वहीं पर रोक देगी। और ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके पैसे की जिम्मेदारी कौन ले रहा है, ठीक है। तो वो रेगुलेटर है, वो अपना फर्ज निभा रही है। और आप वेल एजुकेटेड होकर इस डीआरएचपी को खुद भी तो पढ़ सकते हो। जब कोई भी आईपीओ आता है तो डीआरएचपी ये सिर्फ देखने के लिए थोड़ी होती है, इसे पढ़ना चाहिए। पर कितने लोग पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ता। पर अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ना कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। जी सर। पेटीएम में फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ उसके खुद एकदम से? सर पेटीएम में तो लोग बेवकूफ़ खुद बने। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था गलती से भी ना आईपीओ सब्सक्राइब नहीं करना है। मैंने सर देखो एक चीज़ समझो, नॉर्मली ना कुछ चीज़ें होती हैं जिनके पीछे ना केस स्टडी नहीं होती है। मान के चलो अगर एफएनओ ना अभी शुरू हुआ है सेगमेंट, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने लोग आने वाले टाइम में फेल होंगे। तो पेटीएम ना अपनी तरह के सेगमेंट में वो पहली कंपनी थी जो लिस्ट हुई, और जब लिस्ट हुई तो इसका आईपीओ साइज बहुत बड़ा था। बड़े आईपीओ साइज में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत मुश्किल होता है, ये एक्सपीरियंस से जाना जाता है। एलआईसी के फंडामेंटल्स दी बेस्ट हैं, उसके बावजूद वो नहीं चला। सर देखो बहुत सिंपल सी बात समझो, डिमांड सप्लाई हर जगह कैलकुलेट करिए, समझदारी उसी में। एक आईपीओ आ रहा है 500 करोड़ का, खरीदने वाले हैं 50,000 करोड़, तो उसका प्राइस तो ऊपर जाएगा ही जाएगा ना। पर एक आईपीओ है 50,000 करोड़ का जिसमें 1 लाख करोड़ की बाइंग आ रही है, तभी तो 2 गुना आई। तो यहाँ पर 2 गुना होने के बावजूद वो शेयर नीचे जाएगा क्योंकि वहाँ पे डिमांड बहुत कम है। एलआईसी वेल सब्सक्राइब था, उसके बाद भी देखो डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ। तो इसके पीछे ना बहुत सारी चीज़ें जो काम करती हैं और उन्हें हम नज़रअंदाज करते हैं। तो छोटे अब जैसे आईआरसीटीसी का एग्जांपल देता हूं मैं, एक छोटा 3,000 करोड़ का आईपीओ था, कितना सक्सेसफुल हुआ देखो। क्यों हुआ, छोटा सा आईपीओ है ना सर। 500 से 5,000 करोड़ के आईपीओ सक्सेसफुल होते हैं, 5,000 करोड़ से 25,000 करोड़ के आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, बहुत दिक्कत होती है। अब लोगों ने क्या सोचा, एक और चीज़ है, लोगों ने ये सोचा कि जो आईपीओ आ रहा है ना, इससे पहले वाले जो 10-20 आईपीओ आए थे ना, उनमें सबकी लॉटरी लगी थी। तो नॉर्मली ना हमारे यहाँ पे कॉपी किया जाता है चीज़ों को, ट्रेंड को ना। तो जो पैसा लोगों ने कमाया, लोगों ने सोचा यार पेटीएम में तो पक्का हमें मिलेगा और इसमें भी पैसा बनेगा, पर उसका उलट हो गया। और मैंने क्यों सबको मना किया या खुद भी कभी नहीं किया, इसलिए क्योंकि मैं उन चीज़ों को जानता हूँ।
और जानने के बाद थोड़ी ना फिर आप गलतियां करते हो। सिर्फ गलतियां कब करते हो? जब इमोशनली ड्रिवन हो जाते हो कि मन कह रहा है अरे लगा दे एक लॉट, होगा जो देखा जाएगा। तो ये तो मन कह रहा है ना, दिमाग तो नहीं कह रहा। जो मन कहे वो नहीं करो, दिमाग जो कहे वो करो, ठीक है। जैसे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ, यहाँ पे नजर आ रहा है तो खरीदना है, तुम्हारा मन कर रहा है तो नहीं खरीदना, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है तो तुम्हारी नॉलेज बोल रही है, और तुम्हारा मन बोल रहा है कि ये होगा, तो भैया वो तो कुछ भी होगा, होने को होगा, नहीं होने को नहीं होगा। तो ये जो DRHP है, इसे कौन वेरीफाई करता है? सेबी वेरीफाई करता है इसको। और सेबी कौन है? रेगुलेटर स्टॉक मार्केट का, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम है मार्केट को रेगुलेट करना। अब सेबी ने मान लो वेरीफाई कर दिया, तो अभी IPO ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी कंपनी कब IPO लेके आ पाती है? जब वो सेबी से वेरीफाइड हो जाती है, ठीक है। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588688475 और विजिट www.onlinenifm.com।